हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन अपने सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और आगे उस चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था कि एसिड क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशंस देख लिए थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। और अच्छे से हमको समझ में आ गया था कि जब हमको बहुत सारे कंपाउंड्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर से एसिड को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अवर बेसिस। नेक्स्ट इज अवर बेसिस। चलिए बेसिस को भी अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे अपन ने एसिड्स को पढ़ा। सबसे पहले सिंपल क्लासिफिकेशंस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। और जब हम इन सबको पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ में आने लग जाएगा कि डिफरेंट कंपाउंड में से बेसिस को किस तरीके से पहचानना है। ठीक है, बेसिस का सिंपल इंट्रोडक्शन देखें तो बेसिस विद बिटर टेस्ट एंड सोपी टच आर रिगार्डेड एज बेसिस। उस टाइप के सब्सटेंसेस जिनका बिटर टेस्ट होता है और सोपी टच होता है। सोपी टच होने का मतलब है बेटा, जैसा हम सोप के लिए फील करते हैं ना, जब हमने सोप हाथ में लिया तो वो कैसा होता है, चिकना सा होता है। ठीक है, उसी तरीके का फील हमको तब आता है जब हम कोई बेस हाथ में लेते हैं। ठीक है, तो बेस का टच और सोप का टच सेम होता है, दैट्स व्हाई हम इसको सोपी टच कहते हैं। बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट का मतलब कड़वे होते हैं। अगर हम इनको अपनी टंग पे रखेंगे तो ये जो टेस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, कड़वे करेंगे। तो बेसिस को एक फर्स्ट सबसे पहले अपन देखें तो इस तरीके की हमको कुछ सिग्निफिकेंस मिलनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज हमारी बेस की कैटेगरी में आती है। बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैव कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड कैन इवन हार्म द बॉडी। जैसे हमारे एसिड भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये सारी चीजें अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे एसिड के अंदर एरेनस ने थ्योरी दी थी कि उस टाइप के कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करेंगे वाटर के अंदर आयोनाइज होने पे, वो हमारे एसिड कहलाएंगे। उसी तरीके से बेसिस के अंदर भी एरेनस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो चलिए देखते हैं एरेनस कॉन्सेप्ट ऑन बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू द एरेनस, दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, ध्यान से देखिए किस टाइप के आयन दे, दैट इज OH- आयन। जो कंपाउंड्स वाटर के अंदर देंगे, वाटर के अंदर आयोनाइजेशन होने पे देंगे, वो कंपाउंड्स हमारे बेसिस की कैटेगरी में आएंगे। सिंपल सा फंडा है कंपाउंड्स को एसिड और बेस के में पहचानने का। क्या है, अगर H+ आयन रिलीज हो रहा है आयोनाइजेशन होने पे तो एसिड है वो चीज। अगर OH- आयन रिलीज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो एनालिस्ट ने यही बोला कि कोई भी कंपाउंड को अगर वाटर के अंदर हम डालते हैं और वो OH- आयन रिलीज करता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने कौन सा कंपाउंड डाला, NaOH डाला। जब NaOH वाटर के अंदर डाला तो Na+ और OH- आयन उसमें से रिलीज हुआ। कौन सा आयन निकला है बेटा, इसमें से OH- आयन निकला है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर चीज क्या है, हमारी बेस है। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने KOH को जब वाटर के अंदर डाला तो K+ और OH- आयन निकला। OH- आयन निकला तो ये भी पर्टिकुलर चीज हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस को पहचानने का हमारा ये तरीका होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें डिफरेंट टाइप के बेसिस की, तो हमारे जितने भी कंपाउंड्स जिनके पीछे OH- आयन लगा हुआ है वो हमारे बेस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, जिंक हाइड्रोक्साइड हुआ, सबके पीछे देखो आप OH- आयन हमारा प्रेजेंट है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड के पीछे OH- आयन प्रेजेंट होगा वो हमारा बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो एरेनस की थ्योरी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस किस बात का आ रहा है कि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन रिलीज करते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस। जैसा हमने एसिड के अंदर क्लासिफाई किया था उसी तरीके का क्लासिफिकेशन हमारा बेसिस के लिए भी होता है। एक एक करके इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं जो कि एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस के अंदर फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब
हम सबसे पहला जो बेस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एसिड के वहां पे भी हमने एसिड को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था? उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि जब हम एसिड के मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स डाले, 10 के 10 मॉलिक्यूल्स अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर 10 मॉलिक्यूल्स डाले, केवल 5 मॉलिक्यूल से आयोनाइज हुए तो वो हमारा वीक एसिड की कैटेगरी में आता था। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी थी और सेम यही चीज हमारे बेस के लिए भी अप्लाई होती है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे उस टाइप के बेसिस होते हैं, अगर हमने 10 कोई भी बेस 10 मॉलिक्यूल कोई भी बेस के वाटर के अंदर डाले, वो 10 के 10 मॉलिक्यूल अगर हमारे आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स डाले किसी भी बेस के और केवल उसमें से 5 मॉलिक्यूल से हमारे आयोनाइज होते हैं, आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं और बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर बेस हमारा क्या कहलाएगा? वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन वहां पे किसके साथ था? एसिड के साथ था, और यहाँ पे वो चीज किसके साथ हो रही है? बेस के साथ हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, बेसिस को एल्कलीज भी कहा जाता है, और बेसिस इज the alkalis or bases which undergo almost complete ionization in aqueous solution are known as strong alkalis or bases. Example NaOH, KOH, etc. ठीक है, तो सिंपल वही फंडा है जो हमने एसिड के अंदर पढ़ा था। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर चीज हमारी क्या कहलाएगी? वो पर्टिकुलर चीज हमारी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगी। ठीक है, और वहीं पे उसका अपोजिट जस्ट दैट इज, अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वीक बेस कहलाएगा। स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तो एल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो ओनली पार्शियल आयोनाइजेशन, पार्शियल का मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं वो सारे आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। पार्शियल आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक एल्कलीज और बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एल्कलीज और वीक बेसिस। ठीक है, तो एज इट इज एसिड की तरह ही है, लेकिन वहां पे एसिड टर्म यूज होती थी, यहाँ पे हमारी बेस टर्म यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबको पता था। कंसंट्रेशन हमारी एसिड के अंदर क्या थी? हमने कोई सॉल्यूशन लिया, अगर उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाता था? कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता था। ऑन द अदर हैंड, अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाता था? डाइल्यूट एसिड कहलाता था। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर भी लगेगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड, जो हमारा बेस होता है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला टाइप है हमारा कंसंट्रेटेड बेस और एल्कली या डाइल्यूट बेस। ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस के बारे में अगर पढ़े तो वही सेम चीज हमको देखने के लिए मिलेगी। द बेसिस और एल्कली विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, उस टाइप के बेसिस जिसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या होता है? बहुत कम होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेटेड बेस या एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द बेसिस और एल्कलीज विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट बेसिस और एल्कली। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। कंसंट्रेटेड मतलब बेसिस की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की कम है। ऑन दी अदर हैंड डाइल्यूट बेस का मतलब, डाइल्यूट का मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और बेस की क्वांटिटी क्या है? कम है। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है, पहले समझ चुका है। एज इट इज यहाँ पे भी वही चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो थोड़ा सा हमको हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होने देना है, एक बार समझेंगे चीजें तुरंत हमको आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सब लोग। एसिड के अंदर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिस के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, बेसिसिटी के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो हमने क्या चीज पढ़ी थी उसके अंदर कि बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेटेड और इवॉल्व व्हेन
द मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज आयोनाइज। ठीक है, कितने H प्लस आयन हमारे रिलीज होते हैं, उसमें से निकलते हैं, जब हमारा एक मॉलिक्यूल एसिड का क्या होता है, आयोनाइज होता है। जितने H प्लस आयन निकलते हैं वो उस पर्टिकुलर एसिड की क्या हो जाती थी, बेसिसिटी हो जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा बेस के अंदर भी लग रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि एसिडिटी ऑफ द बेसिस होता क्या है। ठीक है, देखिए, एसिडिटी ऑफ द बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्साइड दैट इज अवर OH माइनस आयन produced by the per molecule of base or alkali on complete dissociation in water. Same as it is, वही चीज है कि जब हम बेस को किसी वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर बेस की एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, वही फंडा है जो हमने बेसिसिटी के लिए पढ़ा था, वही फंडा हमारा यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बेसिस की एसिडिटी क्या होती है कि जब हम किसी भी बेस को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर बेस की एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए, इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हमारे बेसिस भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या चीज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार इस चीज को पढ़ लिया है। तो वहां पे भी हमारी तीन कैटेगरीज डिवाइड हो रही थी, कहाँ पे, एसिड के अंदर। ठीक है, बेसिसिटी को जब अपन डिवाइड करते थे तो अपन क्या बोलते थे, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, और ये चीज किस चीज पे डिपेंड होती थी हमारी, ये चीज डिपेंड होती थी नंबर ऑफ दी H प्लस आयन। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मोनो एसिडिक बेसिस हैं उनके अंदर एक OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, उस टाइप के बेसिस जो डिसोसिएट होने पे, आयोनाइज होने पे 1 OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे मोनो एसिडिक बेस कहलाते हैं। उस टाइप के बेसिस जो आयोनाइज होने पर 2 OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे डाई एसिडिक बेस कहलाते हैं। और उस टाइप के बेसिस जो आयोनाइज होने पे 3 OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे ट्राई एसिडिक बेसिस कहलाते हैं। तो ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट इज मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं, द बेसिस और एल्कली which on complete ionization produce 1 hydroxyl ion per molecule in the aqueous solution। ठीक है, उस टाइप के बेसिस जो एक हाइड्रोक्साइल दैट इज OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे बेसिस या मोनो एसिडिक बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डाई एसिडिक क्या कहलाएगा, द बेस और एल्कली which on complete ionization produce 2 hydroxyl ion in aqueous solution is called डाईएसिडिक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम देख पा रहे हैं दैट इज OH कितने हैं यहाँ पे 2 है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी अपन देख पा रहे हैं जो हमारे OH है वो कितने हैं, 2 है। उसी तरीके से थर्ड वाला दैट इज ट्राई एसिडिक बेसिस, द बेसिस और एल्कली व्हिच ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो कितने OH माइनस आयन है, दैट इज 3 OH माइनस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, दैट इज एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको किस में रखते हैं, डाईएसिडिक बेसिस की कैटेगरी या ट्राई एसिडिक या मोनो एसिडिक बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशंस हमारे यहाँ पे ओवर हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन देखे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ देखा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देखा एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी देखा। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ द एसिड एंड बेस। ठीक है,
जो हमारा डाइल्यूशन प्रोसेस है, इसको हमने कई बार हमारे क्लासिफिकेशंस के अंदर जिक्र किया था। ठीक है, किस तरीके से जिक्र किया था? हम बोलते थे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर दो तरीके से चीजें डिवाइड होती थी, दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता था वाटर की क्वांटिटी ज्यादा और एसिड की क्वांटिटी कम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वाटर की जो क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसके अंदर जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, और उस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, और जैसे उसको करते हैं वैसे क्यों किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, इस चीज को अपन समझते हैं। बहुत सारी चीजें हैं डाइल्यूशन के अंदर जो हमको याद रखनी है, जिसमें से हमारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन का मतलब हमको पता ही है। डाइल्यूशन का मतलब होता है हमारा उस टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड और बेस की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एसिड और बेस का डाइल्यूट फॉर्म बनाते हैं, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा और उस पर्टिकुलर एसिड और बेस की क्वांटिटी कम लेके। और जनरली इस टाइप का सॉल्यूशन ही आपको दिया जाता है आपकी लैब्स के अंदर। जब भी आप अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओगे तो जो भी आपको HCl मिलेगा, HNO3 मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, NaOH मिलेगा, KOH मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा, दैट इज अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी आपको केमिकल्स मिलते हैं वो ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में? क्योंकि हम क्या है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो हम गलतियां करेंगे, और गलती में अगर वो पर्टिकुलर एसिड या वो पर्टिकुलर केमिकल हमारे हाथ पे गिर जाएगा तो अगर कंसंट्रेटेड होगा तो हमारा हाथ डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसको डाइल्यूट फॉर्म में ही देते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस गिर भी जाए तो ज्यादा डैमेज ना हो। डैमेज तो वो भी करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं किसका, डाइल्यूशन के प्रोसेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम वाटर एसिड के अंदर ऐड करते हैं या जब भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डाइल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है इसको करने का एक तरीका है, कुछ इसमें से पॉइंट्स हैं हमारे जिसको हमें याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, वाला प्रोसेस जिसके अंदर हम एसिड और बेस को किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हम एसिड और बेस को किसके अंदर मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। हम इसका उल्टा नहीं करते हैं। क्या उल्टा नहीं करेंगे, हम वाटर को एसिड और बेस में मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है ना, याद रखना ये चीज। हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को लेते हैं, बेस को लेते हैं और उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, और जो इसका अपोजिट है वो हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डेंजरस नेचर का होता है। क्यों होता है डेंजरस नेचर का, अभी उसको अपन थोड़ी देर में समझते हैं, पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, जब भी हम एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिलाते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और जब डाइल्यूशन होने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है हम उसे डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, दिस प्रोसेस इज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर विच प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे अब, कि हम जब भी डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं तब हमेशा एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिलाया जाता है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि एसिड और बेस ले लिया और उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमारी गलत है। ये चीज हमारे जो डाइल्यूशन करने का प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करती। जब भी हमको एसिड या बेस को डाइल्यूट करना है तो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर लेना है और उसके अंदर हम धीरे धीरे एसिड और बेस जिसको भी डाइल्यूट करना है वो डालेंगे और कंटिन्यूस उसको क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे, जिससे कि वो कंटिन्यूसली क्या होता जाए, मिक्स होता जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दैट इज मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड या बेस और वाटर, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा किस टाइप का है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब हमारे
एसिड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या बेस और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी क्या होती है बेटा, लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, अब समझो ये प्रोसेस हमारा खतरनाक क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एसिड ले लिया और उसके अंदर वाटर को डालना चालू किया। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का है, ये हमको पता है। तो जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में वाटर आएगा वैसे ही हमारी हीट एनर्जी जनरेट होना चालू हो जाएगी। अब जो हीट एनर्जी जनरेट होगी वो जो वाटर एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है उसको क्या बनाना चालू कर देगी, वो वेपराइज करना चालू कर देगी। ठीक है, मतलब जो वाटर है हमारा वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और जब भी कोई चीज गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में वाटर आया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, उससे हीट एनर्जी लिबरेट हुई। हीट एनर्जी लिबरेट होने की वजह से जो वाटर है वो हमारा वेपराइज होने लगा, वेपराइज होके वो ऊपर उठने लगा। और जब वो ऊपर उठ रहा था तब उसने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ एसिड के मॉलिक्यूल्स भी अपने साथ कैरी कर लिए। अब ऊपर कौन खड़ा है, ऊपर हम खड़े हैं। ठीक है, अब उसमें से जो वेपर्स निकले, बाय चांस ये हो सकता है कि वो हमारे मुंह पे आ जाए, हो सकता है वो हमारी आंखों में चले जाए, और वो वाटर के वेपर्स ही नहीं है, उन वाटर के वेपर्स के अंदर कुछ एसिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को से बचने के लिए कि जिसके अंदर वेपर्स ऊपर उठ रहे हैं और वो हमारे चेहरे पर और हमारी आंखों को डैमेज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए हम हमेशा कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में वाटर लेते हैं और उसके अंदर एसिड और बेस को हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं विद कंटिन्यूअस स्टियरिंग। जिससे क्या होता है, जितनी भी हीट एनर्जी लिबरेट होती है या इवॉल्व होती है वो सारी हीट एनर्जी वाटर के अंदर क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वाटर एज अ कूलेंट काम करता है और जो हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है बेटा, सेफ हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर पूरे में लिखी हुई है। दैट इज, ये वाला पॉइंट देखते हैं एक बार, दिस प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर व्हिच प्रोड्यूसेस हीट। हीट प्रोड्यूस मे बी हार्मफुल बिकॉज इट मे कॉज the mixture splash out and causes burn। splash out का मतलब बाहर उछल सकता है और जब वो बाहर उछलेगा तो वो हमको जला भी सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, moreover the glass container may also break due to the excessive local heating। और जिस चीज के अंदर हम डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप नौसिखिए हैं, आपको पता नहीं है कि बहुत कितनी हीट एनर्जी इसके अंदर से लिबरेट होगी और आपने सिंपल बीकर जो हमारे होते हैं अगर वो ले रखा है तो इतनी हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसमें से कई बार कि वो पर्टिकुलर बीकर भी हमारा क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है और कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, समझ ही सकते हो, एक पूरा हमारा एसिड का बीकर है, उसके अंदर अपन वाटर डाल रहे हैं, हीट एनर्जी लिबरेट हुई और वो एकदम से ब्लास्ट हो गया तो कितनी डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री लैब के अंदर जब भी उतरो तब आपके साथ आपका टीचर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, क्योंकि अगर उसकी गाइडेंस के बिना आप केमिकल से खेलने की कोशिश करोगे तो बेटा इसके खेल के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, सो डाइल्यूशन का प्रोसेस हमारा इसी तरीके का एक खतरों का खेल है जिसे गाइडेंस के अंदर ही हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, these are diluted by adding the acid or base slowly dropwise to the water with constant stirring। ठीक है, तो यही हमारे जो लास्ट पॉइंट है, यही प्रॉपर तरीका है कि जब भी हमें एसिड और बेस को क्या करना है, मिक्स करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे एसिड और बेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसे कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, स्टेयर करते रहेंगे जिससे कि वो कंटिन्यूसली मिक्स होता चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर प्रोसेस है, एग्जाम के अंदर आता है तो आप इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बहुत इजीली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन की या व्हाट इज डाइल्यूशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारा, हमने एसिड के अंदर भी पहले क्लासिफिकेशंस देखे थे, उसके बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड देखी थी, उसकी उसी तरीके से हम बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। दैट इज पहली प्रॉपर्टी, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है, सेकंड है बेसिस फील सोपी टू टच। ठीक है,
सोपी टच होता है मतलब जब हम उनको फील करते हैं तो बहुत ही ज्यादा चिकने होते हैं, जैसा हमारा साबुन के साथ फीलिंग आती है उसी तरीके की फीलिंग हमको हमारे बेस के साथ भी आती है। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यहाँ पे अपन ने उस वक्त भी डिस्कस किया था, लिटमस हमारा क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने देखेंगे। ठीक है, जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, रेड लिटमस का ब्लू में कन्वर्जन हो रहा है, किसके साथ, बेसिस के साथ। एसिड में ब्लू लिटमस का रेड में कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, जो हमारे बेसिस होते हैं वो कंडक्टिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे बेसिस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, और क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन की प्रेजेंस होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। जितने भी हमारे बेसिस होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब अगर मेटल के साथ किसी भी पर्टिकुलर एल्युमिनियम या जिंक मेटल के साथ हम उसको देखेंगे, या वो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर बेस हमारी स्किन पे गिरता है तो वो हमारी स्किन को डैमेज करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमारे बेसिस होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिस मे और मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो हमारे बेसिस होते हैं, जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो सारे एसिड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, एक तरीके का होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन बेसिस के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। कुछ बेसिस हमारे फुली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, कुछ बेसिस हमारे फुली डिसॉल्व नहीं होते, या ठीक से डिसॉल्व नहीं होंगे, थोड़ा डिसॉल्व होगा, थोड़ा सा डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम इसके लिए यही टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मे और मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं, एसिड की भी प्रॉपर्टीज आ गई है और बेसिस की भी प्रॉपर्टीज आ गई है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे तीन तरीके के बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, जहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जहाँ पे आप बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दोगे। और थर्ड क्वेश्चन बनेगा कंपेयर एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। तो हमने सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और देन हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा हमारा एसिड के अंदर था। ठीक है, तो चीजें हमारी एज इट इज ही चलती है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, जो चेंजेस हमको नोट करने हैं, और बहुत इजीली हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चीजें इसमें टिपिकल नहीं है, एक चीज पकड़ लो, बाकी की आगे की चीजें ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में सेट होती जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस के अंदर वही चीज है, दैट इज जैसे हमने एसिड के रिएक्शन करवाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल के साथ, उसी तरीके से हम बेसिस के भी रिएक्शन कराते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल के साथ। और केमिकल का रिएक्शन होने पे जो हमको प्रॉपर्टीज मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के केमिकल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करा के हम देखेंगे कि किस तरीके के बेसिस जो हैं वो प्रॉपर्टीज हमको शो करती है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, जो हमारे बेसिस हैं वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये याद रखना, दैट इज मेटल्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सब मेटल्स लिखा है। ठीक है, तो हमारे जो बेसिस हैं वो कुछ मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि बेसिस हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारा कौन सा है, दैट इज NaOH। NaOH इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है, जो कि एक तरीके का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, बेस था हमारा, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल के साथ रिएक्ट किया, और मेटल के साथ रिएक्ट करने पे एक स्पेशल सॉल्ट बनता है, इसका नाम याद रखना, दैट इज अवर सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। सो सोडियम जिंकेट हमारा सॉल्ट बना है, और इस
और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है हमारी, रिलीज हो रही है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल याद रखना, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा रिएक्ट करता है एल्युमिनियम मेटल के साथ तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा NaAlO2 दैट इज अवर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये भी हमारा एक तरीके का स्पेशल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है इसमें से इवॉल्व होती है। ठीक है, अब जैसा कि हमने शुरू के पॉइंट में बोला था दैट इज सम मेटल, तो वो सब मेटल में कौन से मेटल्स हैं हमारे, यही दो मेटल्स हैं, दैट इज अवर जिंक और एल्युमिनियम। हमारे जो बेसिस है वो केवल इन दो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज जिंक और एल्युमिनियम के साथ, बाकी किसी भी मेटल के साथ उनका रिएक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। लास्ट पॉइंट में हमने यही चीज लिखी है, दैट इज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल्स हमारे बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ये दो हमारे मेटल्स हैं, दैट इज अवर जिंक और एल्युमिनियम। इनके बारे में याद रखना, इनकी केमिकल इक्वेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज NaOH प्लस Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट बना रहा है जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। तो इन दोनों सॉल्ट्स के नाम और इन दोनों सॉल्ट्स के फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर वही चीज पूछी जाती है जो एक तरीके से एक्सेप्शन हो, जिसपे बच्चा क्या होता हो, थोड़ा सा कंफ्यूज होता हो। ठीक है, तो उस टाइप की चीजें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को, इस पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज को आप बाय हार्ट याद करेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो कि ये तो याद करनी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अवर रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, सो हमने एसिड का रिएक्शन बेस के साथ देखा था, सेम वही चीज है। जब हमारा एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता था सॉल्ट बनता था और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता था, उसी तरीके का हमारा इसके अंदर भी हो रहा है कि जब हमारे बेस एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो भी सेम ही चीज होने वाली है, दैट इज सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, तो बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया हमने किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमारा बना Na2SO4 दैट इज अवर सोडियम सल्फेट और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ठीक है, तो सेम जो हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन था वही हमारा बेस और एसिड का रिएक्शन होगा। ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंस आना ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो नॉन मेटल ऑक्साइड का जब बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। सॉल्ट और वाटर जो हमको मिल रहा है ये किसका और प्रोडक्ट है, जब हमारे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, देख पा रहे हो ना, तो दोनों के प्रोडक्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब जो हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका जो नेचर है वो क्या है बेटा, एसिडिक है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं क्योंकि उनका नेचर एसिडिक होता है, इस वजह से जो हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं, जो प्रोडक्ट हमको एसिड और बेस के रिएक्शन होने पे मिलते हैं। ठीक है ना, याद रखना चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, जब अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेटल का बिहेवियर बेसिक होता है, ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम चीज वही हो रही है, हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स थी दैट इज अवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अवर CO2। जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, CaCO3 मिला, दैट इज अवर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज निकल के आई। ठीक है, तो हमारी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, जिसके अंदर से ये जो 2 केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस के जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर से हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अवर इंडिकेटर, जिसका मैं कंटिन्यूसली आपसे
जिक्र कर रहा था कि इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, जो हम लिटमस ले रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इंडिकेटर्स, वो क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, अगर नाम के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिकेटर्स क्या होंगे, इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मतलब इंडिकेटर्स हमारे उस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। और वो ये कैसे इंडिकेट करते हैं, चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। दैट इज विजुअल, या मैं बोलूं कलर को चेंज करके, या बाय चेंजिंग द स्मेल। ठीक है, इंडिकेटर्स किस तरीके से इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर्स हमारा इंडिकेट करेगा बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, इंडिकेटर अपना कलर को चेंज कर लेगा या अपनी स्मेल को चेंज कर लेगा। इस तरीके से इंडिकेटर जो है इंडिकेट करेगा कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में अपन इस चीज को पढ़ते हैं। That is, there are many types of indicators. Some common types of indicators are visual और color indicator, ठीक है, और olfactory indicator। दो टाइप्स के हमारे इंडिकेटर होते हैं, एक तो विजुअल या हम उनको कलर इंडिकेटर बोल लें, या एक हम बोल सकते हैं olfactory इंडिकेटर। विजुअल और कलर इंडिकेटर के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज अवर नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले विजुअल को समझ लेते हैं। विजुअल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विजुअल इंडिकेटर्स हमारे उस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड बेस के कांटेक्ट में या किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पे अपने कलर को चेंज करते हैं और कलर को चेंज करके बताते हैं क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो कलर को चेंज करके बता रहे हैं और कलर हमको दिख रहा है, इस वजह से वो किस कैटेगरी में आ जाता है बेटा, विजुअल की कैटेगरी में आ जाता है, कि मतलब हम कलर चेंज होते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो विजुअल कलर इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, उन दोनों टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में भी देखेंगे कि वो किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो विजुअल कलर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर दैट चेंजेस देयर कलर, अपने कलर को चेंज करते हैं व्हेन मिक्स्ड विद एसिड बेस आर नोन एज विजुअल और कलर इंडिकेटर। ठीक है, उस टाइप के इंडिकेटर जो अपने कलर को चेंज करते हैं जब भी किसी एसिड या बेस के साथ हम उनको मिलाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, विजुअल और कलर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। अब जैसा कि हमने बोला था जो हमारा इंडिकेटर है विजुअल और कलर इंडिकेटर वो दो टाइप्स में डिवाइड है, एक तो है नेचुरल और एक है हमारा कौन सा, सिंथेटिक। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर उस टाइप के इंडिकेटर्स जो हमको नेचर से मिल रहे हैं, मतलब प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जनरली तो प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, सो उस टाइप के इंडिकेटर्स जो हम जिनका जो सोर्स है वो क्या है, हमारा प्लांट्स हैं, उस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर किस टाइप के इंडिकेटर्स होंगे, उस टाइप के इंडिकेटर्स जिनका रॉ मटेरियल क्या है, केमिकल है, या जिनके जो सोर्स है वो क्या है, केमिकल्स है, तो वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर की कैटेगरी में आएगा। सिंपल सा फंडा है समझने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लो, वही चीज लिखी होगी, दैट इज इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, उस टाइप के इंडिकेटर जिनका सोर्स क्या हो, नेचुरल हो, मतलब प्लांट्स हो। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टर्मरिक हो गया हमारा, लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सारे हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इस वजह से इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं, प्लस इस चीज को भी समझते हैं कि वो किस तरीके से शो करते हैं कि कौन सा हमारा एसिडिक नेचर है या कौन सा हमारा बेसिक नेचर है या कौन सा न्यूट्रल है। इस चीज को भी अपन देख लेते हैं। चलिए लिटमस के बारे में देखते हैं। तो लिटमस सबसे पहले अपन देखते हैं, तो लिटमस हमारा एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमको एक प्लांट से मिलता है, उस प्लांट का नाम होता है हमारा लिंचिन। ठीक है, सो litmus obtained from the linchin, the solution of the litmus is purple in color। ठीक है, जो हमारा लिटमस होता है उसका जो ओरिजिनल कलर है वो क्या है, पर्पल है, लेकिन जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तब वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा लिटमस है ये दोनों फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, पेपर की फॉर्म में भी
अवेलेबल होता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो जब हम इस पर्टिकुलर लिटमस इंडिकेटर को किसी एसिड में डालते हैं तो वो पूरा एसिड हमारा रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से वो हमको शो करता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। दूसरा है हमारा टर्मरिक, ठीक है, जो हमारे घरों के अंदर प्रेजेंट होती है। टर्मरिक का हिंदी मीनिंग तो आप सब लोग जानते ही होंगे, हल्दी की बात कर रहे हैं अपन। जो हल्दी होती है वो भी हमारा एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आती है, जो बेस के साथ तो रेड कलर देती है लेकिन एसिड के साथ अपना कलर चेंज नहीं करती है, एज इट इज येलो कलर में ही रहती है, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर लिखिए, टर्मरिक इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन ऑफ पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन, याद रखना रेडिश ब्राउन विद बेस, एंड टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। दोनों पॉइंट याद रखना, जो टर्मरिक है हमारी वो बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर दे रही है और एसिड के साथ अपने कलर को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रेड कैबेज। रेड कैबेज भी ऑब्वियसली हमको प्लांट से ही मिलता है और द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जो हमारा रेड कैबेज का जूस होता है उसका जो कलर होता है वो भी क्या होता है, हमारा पर्पल कलर का होता है, ठीक है। जूस ऑफ द रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड, ठीक है। रेडिश कलर मतलब रेड कैबेज जूस का जो कलर है वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो पर्पल कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है, मतलब रेड कलर का शेड देता है। और जब वो बेस के साथ आता है तो ग्रीनिश कलर का शेड देता है, ठीक है। तो जो रेड कैबेज जूस है वो एसिड के साथ तो रेड कलर का शेड देगा और बेस के साथ ग्रीन कलर का शेड देगा। इसको रेडिश और ग्रीनिश इसीलिए लिखा है क्योंकि वो प्रॉपर रेड नहीं होता और प्रॉपर ग्रीन नहीं होता है। क्या होता है, रेड का शेड होता है और ग्रीन का शेड होता है, इस वजह से हम इसको ऐसा लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा चाइना रोज इंडिकेटर, जिसको हिंदी में गुड़ैल का फूल बोला जाता है, वो हमारा क्या है, चाइना रोज है, ठीक है। तो चाइना रोज इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ लाइट पिंक इन कलर। जो हमारा चाइना रोज इंडिकेटर होता है उसका जो ओरिजिनल कलर है वो लाइट पिंक है, लेकिन एसिड की बात करें तो वो मैग्नेटा देता है, ठीक है। जब भी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो मैग्नेटा कलर देगा। मैग्नेटा का कलर का मतलब होता है पिंक की कलर की फॉर्म में डीप पिंक, ठीक है। पिंक कलर का शेड होता है मैग्नेटा, जिसको बहुत डीप पिंक होता है, ठीक है। कलर्स के अंदर बहुत सारे हमारे शेड्स आते हैं, ठीक है। बॉयज को तो पता नहीं होता है, गर्ल्स को पता होगा, ठीक है। वो एक रेड कलर की नेल पॉलिश के अंदर भी बहुत सारे शेड्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, या लिपस्टिक के शेड्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आई थिंक वो मेरी बात को पकड़ पा रही होंगी, दैट इज कि डीप पिंक मैग्नेटा हमारा एक पिंक कलर का शेड है जो कि रेड की तरह दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अपन को एज इट इज याद रखना है। दैट इज एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नेटा। मैग्नेटा का मतलब क्या है, डीप पिंक। और जो बेसिस होते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के वो उसको प्रॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज जो हमारा कौन सा इंडिकेटर है, रेड कैबेज इंडिकेटर है, और जो हमारा चाइना रोज इंडिकेटर है वो बेस के साथ दोनों में कौन सा कलर दे रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। एक ग्रीन का शेड दे रहा है और एक प्रॉपर ग्रीन कलर दे रहा है। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो दोनों का ही ग्रीन कलर है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हमने हमारे विजुअल इंडिकेटर्स के बारे में देख लिया, अब थोड़ी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, substance which changes their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicator. विजुअल या कलर इंडिकेटर की बात करें तो उसके अंदर हमारे कलर चेंजेस हो रहे थे। कलर चेंजेस होने की वजह से हमको पता चल रहा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को चेंज करते हैं हमको ये चीज बताने के लिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ओनियन और वनीला, ये दोनों ही हमारे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दैट इज पेस्ट और जूस ऑफ द ओनियन लूजेस इट्स स्मेल। स्मेल को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं व्हेन एडेड विद बेस। जब भी हम ओनियन की जूस के अंदर या पेस्ट के अंदर बेस को ऐड करते हैं तो हम ओनियन की स्मेल को तो जानते हैं कितनी तीखी होती है, वो सारी स्मेल क्या हो जाती है उसमें से गायब हो जाती है।
ठीक है। ओनियन जूस या पेस्ट के अंदर अगर हमने कोई कंपाउंड डाला और वो कंपाउंड डालते ही उस पर्टिकुलर ओनियन की स्मेल गायब हो गई, तो वो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या था, हमारा बेस था। क्योंकि बेस क्या करता है, ओनियन की स्मेल को क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, गायब कर देता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो ओनियन की स्मेल पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्मेल का किस तरीके से हमको पता चलता है, अगर हमने कोई भी सोल्यूशन डाला ओनियन पेस्ट या जूस के अंदर और उसकी स्मेल अगर हमारी गायब हो जाती है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा बेस है, अगर एज इट इज रहती है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा एसिड है। सेम प्रोसीजर हमारा वनीला के अंदर भी लगता है। वनीला के अंदर अगर हमने कोई सोल्यूशन डाला और वनीला की स्मेल एकदम गायब हो गई तो वो हमारा बेस है कंपाउंड, और उसकी एज इट इज स्मेल रही तो वो हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को काम में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल। ठीक है, चलिए, तो हमारे दो टाइप्स के इंडिकेटर हो गए, दैट इज अवर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और दूसरा है हमारा विजुअल और कलर इंडिकेटर्स। लेकिन इनके अंदर हमको बस यही पता चल रहा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब हमको और भी चीज जाननी थी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर एसिडिक नेचर का है तो कितना एसिडिक नेचर का है, बेस है तो कितना ज्यादा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या वो न्यूट्रल नेचर का है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको जाननी थी जो हमको इनसे नहीं पता चल रहा था। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर बनाया जो कि था हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा उस टाइप का इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर को हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जो हमको इंफॉर्मेशन देगा वो हमारी क्या होगी, परफेक्ट होगी। किस तरीके से होगी, चलो देखते हैं। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने किस तरीके से बनाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने का तरीका था कि जितने भी इंडिकेटर हमारे पास प्रेजेंट है उन सारे इंडिकेटर्स को हमने क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करके हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया। ठीक है, which gives different color with different pH values of the entire pH scale। ठीक है, जो क्या करता था यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको इंडिकेट करता था विद द हेल्प ऑफ कलर। ठीक है, उसके अंदर क्या होते थे, कलर चेंजेस होते थे, और उस कलर चेंजेस जो होते थे उसके लिए हमारे पास क्या था, एक शेड कार्ड था। क्या था हमारे पास, एक शेड कार्ड था। तो जैसा हमारे पास कलर आता था हम उस कलर को उस कलर से मैच करते थे, और मैच करने के बाद हमको क्या मिलती जाती थी, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू मिल जाती थी। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे पीएच। तो पीएच जितना कम होता है उतना ही सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होता है, और पीएच जितना ज्यादा होता है उतना ही सब्सटेंस हमारा क्या होता है, उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। और पीएच अगर 7 है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक शेड कार्ड है और हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या करते थे, उस सॉल्यूशन के अंदर जिसका भी हमें नेचर पता करना है उसके अंदर हम उसको क्या करते थे, डालते थे। डालने की वजह से उसके अंदर कलर चेंजेस होते थे, कलर चेंज होते थे तो हम उस कलर चेंज को यहाँ से मैच करते थे। अगर बाय चांस उसका कलर ग्रीन आ गया तो इसका मतलब उसका जो पीएच है वो क्या है, 7 है, और 7 का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, अगर उसका कलर हमारा पर्पल आ गया तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या है, हमारा 11 है, और 11 नंबर क्या डिनोट करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का है। या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कलर डार्क रेड आ गया तो उसका जो पीएच है वो क्या है, 0 है, मतलब वो हाईली एसिडिक नेचर का है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हमको इस चीज का भी पता लगने लगा कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है या ज्यादा एसिडिक है, या कितना ज्यादा बेसिक है, मतलब कम बेसिक है या ज्यादा बेसिक है। और प्लस साथ में एक और इंफॉर्मेशन पता चलने लगी, दैट इज अवर न्यूट्रल नेचर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसका पर्टिकुलर हमने सॉल्यूशन डाला और उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन के अंदर तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब ना तो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ठीक है, तो यही चीजें इसके अंदर लिखी हैं, दैट इज व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर द इंडिकेटर प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर। वो एक नए तरीके का कलर प्रोड्यूस करता है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू फाइंड द pH value of the acid or base solution by matching the color with the color on
पीएच कलर चार्ट। ठीक है, हमने किसी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डाला, उसने जो भी कलर दिया उस कलर को हमने किससे मैच किया, हमारे चार्ट से मैच किया, और हमको उसका नेचर पता चल गया। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे विजुअल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स केवल एसिडिक और बेसिक नेचर शो को बता पाते थे, वहीं पे जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर था वो हमको एसिडिक नेचर बताता है, ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है ये बताता है, बेसिक नेचर बताता है, ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है ये बताता है, और साथ में अगर किसी कंपाउंड का न्यूट्रल नेचर है तो वो भी हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं। हमने हमारा बेस कवर किया है और हमने हमारा इंडिकेटर कवर किया है, जिसके अंदर से छोटे या बड़े क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप जो भी आज पढ़ाया है और जिस चीज को भी हमने इंपॉर्टेंट मार्क लगाया है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे और चीजें दिमाग में अच्छे से लेयर्ड वाइज लेयर्ड बैठाना चालू कर दोगे। अगर हमने इतना भी पढ़ लिया तो हमारे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द मोशन फाउंडेशन चैनल, like the video and share it as much as you can, because खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।